फ्रेंड्स, दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज शर्मा आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, ये मेरी पहली कोशिश है क्योंकि मैं एक नेत्रहीन हूँ, ब्लाइंड हूँ, 100% भारतीय वायुसेना से हूँ। घर में अकेला था तो मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि जैसे मेरा बेटा मेरे लिए वीडियो बनाता है या मेरी वाइफ बनाती है, तो जिस तरीके से वो बनाते हैं, जो भी सेटलमेंट करते हैं, मैंने भी कोशिश की कि वो करके देखता हूँ। अगर बन गई तो अपलोड कर दूँगा। और कोशिश तो करनी पड़ती है ना, कोशिश नहीं करेंगे तो काम होता नहीं है। एंड देयर इज़ डिफरेंट वे टू डू द थिंग्स विच आर इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन हु इज़ डिसेबल्ड। सो इट्स माई ट्राई ऑल्सो। सो बी डू कोऑपरेट, मेरे साथ कोऑपरेट करना। अगर साउंड में या मेरी विजिबिलिटी में कोई ख़राबी मिलती है तो बात मैं ये करना चाह रहा था कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे कई बार हम सोचते हैं ना कि क्या वाकई हिंदुस्तान बहुत इतना अच्छा देश है कि यहाँ पे हम सब सुरक्षित हैं, हम सब खुश हैं, हम सब बिल्कुल अपने एक जिसे कहते हैं ना संतुष्टि वाले भाव में हैं। जी, बिल्कुल है। हिंदुस्तान दुनिया में एक अकेला ऐसा देश है जहाँ पे हर मजहब, हर धर्म, हर कास्ट का शख्स, जो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, किसी और से भी जो इस हिंदुस्तान के दायरे में आता है, वो शख्स खुश है, बिल्कुल तसल्ली बख्श है। क्योंकि यहाँ पे शुद्ध लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तानाशाही नहीं चलती, किसी एक आदमी की रोलिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं बहुत सारी हैं, अपने अपने सबकी पॉलिसीज़, अपनी रणनीतियां, अपने मनमुटाव हो सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ पे देश की बात आती है ना, वहाँ देश एक है। तो हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत, बहुत ही खुशहाल देश है। और जितने भी सुपर पावर्स में जो काउंट होती हैं कंट्रीज़, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना है, फ्रांस है, या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पे हमारे नौजवान लड़के लड़कियां जाने को आतुर रहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे ज़िंदगी इतनी सुकून वाली है। नहीं है। मैंने बहुत से लोगों से सुना है और अक्सर ये सुनने में आती हैं। कुछ दोस्त मित्रगण भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। लाइफ इतनी आसान नहीं है। जो जो मज़ा, जो प्यार, जो एक जिसे हम ज़िंदगी कहते हैं ना, ज़िंदगी का सफ़र, जो हिंदुस्तान के अंदर है ना, वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। ये तो मैंने तो इस चीज़ को देखा है। मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, पंजाबी हूँ। और पापा क्योंकि आर्मी में थे, दादाजी भी आर्मी में थे, तो सारी ज़िंदगी हम लोग पूरे हिंदुस्तान ट्रैवल ही करते रहे। तो जहाँ पे भी गए, जिधर भी गए, जैसे भी समाज में रहे, बहुत प्यार मिला, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान बहुत प्यारा देश है। और मणिपुर हो गया, ईस्टर्न में जब हम फादर के साथ रहते थे, वेस्ट में राजस्थान, जोधपुर, उत्तर लाइन इधर राजस्थान साइड में मैं खुद भी था, साउथ में भी था मैं। तो दादाजी हमारे, इतिहास हमारा 1947 से पहले हम जिस पंजाब में रहते थे वो रावलपिंडी का था। अब तो वो पाकिस्तान के हिस्से में आता है। तो 47 में हम, मेरे दादाजी इधर आ गए थे। तो उसके बाद से हिंदुस्तान ने जो तरक्की पकड़ी है, सरकारें बहुत आई, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। सरकारें कोई भी हो, वो देश की तरक्की के लिए ही काम करती है। कोई भी सरकार अपने देश का नुकसान नहीं करती। ये सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात वो ये कि मैं फ़ौज के ऊपर थोड़ी बात करना चाहता हूँ। फ़ौज, हमारी फ़ौज बहुत ताकतवर है। 1947 से लेके हमारी फ़ौज, चाहे आर्मी हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, सीआरपीएफ हो, ग्रेफ हो, आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आसाम राइफल्स हो, ये सारी
फोर्सेस का इतना बड़ा योगदान है ना हिंदुस्तान के लिए। हमारे हज़ारों लाखों जवान शहीद हुए हैं, विकलांग हुए हैं, ऐसे ऐसे मतलब हालातों में वो ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके परिवार जिनके प्यारे उनसे बिछुड़ चुके हैं, या जिनके या जो ये डिसेबल हो चुके हैं। मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। जो डिसेबल हो चुके हैं, चाहे मैं ही हूँ 100% डिसेबल हूँ, ब्लाइंड हूँ, बट ज़िंदगी जी रहा हूँ ना, अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मुझे किसी से कोई गिला कोई शिकवा नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान को अपने लिए फ़ाइट करनी पड़ती है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग डिबेट होती है। लेकिन हिंदुस्तान एज़ ए देश, एज़ ए कंट्री और एज़ ए फ़ौज अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का कोई मुकाबला नहीं है इस दुनिया में। हिंदुस्तान एक वो अकेला मुल्क है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जितने भी मतलब जितनी भी जात हो सकती है, जितने भी धर्म हो सकते हैं, वो सारे एक गुलदस्ते में मतलब फूल की तरह खिले हुए हैं। और ये किसी देश में नहीं है, ये किसी भी देश में नहीं है। यहाँ पे तो अगर एक ये तो सबको मालूम है ना कि अगर एक सरकार की तरफ से कोई ऐसी स्कीम आती है कि इसको इतना ये मिलेगा, उसको कोई गरीबी रेखा से नीचे है, कोई हिंदू हिंदू को अगर कोई फैसिलिटी मिल रही है ना, तो वही फैसिलिटी मुस्लिम को भी मिलेगी, वही क्रिश्चियन को भी, और वही दूसरे सिख ईसाई कोई भी है। किसी के लिए कोई मतभेद नहीं है। ये हिंदुस्तान इस मामले में अगर सर्वे किया जाए तो हिंदुस्तान नंबर 1 होगा। और हिंदुस्तान में बसने वाला शख्स बहुत सुकून में और खुशनुमा माहौल में रह रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें अब समय के साथ साथ होती जा रही हैं, जैसे अपराधीकरण हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है, कानून अच्छे हैं, हमारा कानून अच्छे से काम कर रहा है, अदालतें हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आज से जो 30-35 साल पहले जब मीडिया का रोल मीडिया यहाँ तक होता था कि अखबार से और रेडियो से जब खबरें सुनाई जाती थी तो इतनी हलचल नहीं होती थी। फिर टीवी आ गया, ब्लैक एंड वाइट पे 2-3 ट्रांसमिशंस होते थे, हिंदी अंग्रेजी में 10-10 15-15 मिनट के बाद। उसके बाद फिर मोबाइल फ़ोन्स आ गए, फिर वगैरह वगैरह चीज़ें, फिर इंटरनेट आ गया, और अब तो पल पल सोशल मीडिया इस कदर एक्टिव है। सोशल मीडिया बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करता है, लेकिन सोशल मीडिया के कुछ ऐसी बातें भी हैं जो सुनने में या देखने में नहीं अच्छी लगती। पता नहीं वो लोग ऐसा काम क्यों करते हैं, क्यों किसी एक एक पर्टिकुलर चीज़ को या पर्टिकुलर जात धर्म को टारगेट करके कुछ कुछ अलग इस तरीके की बातें बोलेंगे जो सुनने में अच्छी नहीं लगती। हिंदुस्तान बहुत मजबूत है। हिंदुस्तान इतना मजबूत है कि हिंदुस्तान को दुनिया की कोई भी ताकत इस समय ना मतलब छू नहीं सकती। कहते हैं ना कि अगर घर का बेदी लंका ढाए, तो हमें अपने घर को इतना स्ट्रांग रखना है, हमें अपने घर के अंदर इतनी मजबूती पैदा करनी है कि हम अपने वीक पॉइंट्स क्यों, और वीक पॉइंट्स हैं क्या हमारे अंदर? सिर्फ प्रोपेगेंडा, फिजूल का, लोगों को व्यूज़ चाहिए होते हैं, फॉलोअर्स चाहिए कि हम ऐसी बात करेंगे तो हम वायरल हो जाएंगे, हम ऐसी बात करेंगे तो हमारा, नहीं, ये बहुत गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है, नैतिकता के खिलाफ बात है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी होने के नाते हमें हिंदुस्तान से प्यार करना चाहिए। हिंदुस्तान के साथ हमारी सांसें जुड़ी हुई हैं, और फ़ौज जो 24 घंटे उत्तर से पूर्व, दक्षिण से पश्चिम हमें हिफाजत में लिए हुए है। तो फ़ौज की कदर होनी चाहिए, फ़ौजियों की कदर होनी चाहिए। फ़ौज को अगर कह दिया जाए ना 1 घंटे के लिए सो जाओ तो हमारा देश सुरक्षित नहीं रह सकता। तो फ़ौजियों का जो बलिदान है और जो फ़ौजियों का रोल है ना, वो बहुत बड़ा है, इसलिए उनको हमेशा इज्जत की निगाह से देखें। हाँ, मुझे अफ़सोस है कि अब फ़ौज की भी नीतियाँ जो बदल दी गई हैं अग्निपथ स्कीम के मुताबिक। जो अग्निवीर जो 4 साल की नौकरी वाला जो फंडा चला है, ये इतना कारगर साबित नहीं होने वाला, क्योंकि जो पुराने फ़ौजी हैं जिनकी नौकरियां
आज से 5 या 10 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल के बाद जब वो मैच्योर हो जाएंगे, टेन्योर उनका पूरा हो जाएगा, जब वो बाहर जाएंगे, देखिए जो एक फ़ौजी का जो लॉन्ग टेन्योर होता है ना, 8, 10, 12 साल के बाद, तब उसके अंदर एक कुछ जज़्बा आता है। एक उसके अंदर एक ऐसा जुनून आता है अपने देश के प्रति कि वो पक्का तैयार हो चुका होता है। तो 3-4 साल में तो कुछ नहीं होने वाला। वो बिल्कुल मतलब आप ये सोचिए कि कुछ नहीं है। तो मैं तो सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ कि इस पॉलिसी को रिव्यू कीजिए और कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है, आप 15 साल की नौकरी नहीं देते हैं तो उसको 10 साल या 12 साल कर दीजिए। कुछ बेनिफिट्स उनको दीजिए एडिशनल। और ना चाहे पूरी पेंशन देना चाहें उनको, चाहे 50% दे दें, 60% दे दें, लेकिन 10-12 साल का टेन्योर रखें ताकि एक फ़ौजी उस माहौल में रह के, उस जज्बे के साथ रह के, उस जुनून के साथ रह के अपने देश की रक्षा में पूरा हाथ बटा सके। यही एक तरीका होता है, क्योंकि 3-4 साल में वो बात नहीं बनती। 3 साल जिसकी नौकरी हो जाएगी ना, जिस अग्निवीर की, वो अपने आप को किसी रिस्क में नहीं डालेगा और 6 महीने की ट्रेनिंग में वो सीखेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो दूसरा, लोग सोचते हैं कि फ़ौज में लड़के इसलिए जाते हैं कि पैसा कमाने के लिए। ऐसा भी नहीं है। पैसा कमाने के लिए अब तो बहुत से स्कोप हो गए हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो पहले कभी होते ही नहीं थे। मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इतने सारे स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला, ऑन ड्राइव वगैरह वगैरह, बहुत आने के। आप नाम लेना शुरू करेंगे तो नाम ही ख़त्म नहीं होंगे। हमारे टाइम में तो सब कुछ नहीं होता था। हम तो, मैं आपको बताऊं, जब मैंने 12th किया अपना केवी से, तो उसके बाद मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया, लेकिन 2-3 महीने के बाद ही मेरा कॉल लेटर आ गया एयरफोर्स से, तो मैं उधर चला गया। तो ये अंदर से एक आवाज़ होती है इंसान के कि, क्योंकि दादाजी भी फ़ौज में थे, फादर साहब भी फ़ौज में थे, तो कुछ ज़्यादा सोचने को था नहीं। यही होता था कि हाँ, क्योंकि क्लास में भी जितने हम स्टूडेंट्स थे, हम सबका एक ही वो टारगेट होता था कि हाँ, हमने फ़ौज में जाना है, क्योंकि था, बहुत क्रेज़ होता था। अब वो क्रेज़ रहा नहीं। मैं तो अक्सर वीडियोस में ये भी बताता रहता हूँ पेरेंट्स के लिए, या और अपने जितने भी यूथ हैं उनके लिए भी, कि आप ट्राई किया करें, फ़ौज को टारगेट करें, फ़ौज में जाने की कोशिश करें, फ़ौज को अपना मिशन बनाएं, अपना विज़न बनाएं। हमारे देश की रक्षा का भी तो सवाल है ना। ये हम नौजवानों ने तो नहीं तो सुरक्षा देनी है ना अपने देश को। तो यही बातें चलती रहती है मेरे मन में जब मैं अकेला होता हूँ। और आज ये तो मैंने तो एक ट्रायल किया है कि क्या मैं जब अकेले बैठ के कोई वीडियो बनाऊंगा तो वो सही रिकॉर्ड होएगी, और अगर हो गई तो मैं ज़रूर अपलोड करूंगा। और आगे से कुछ बेहतर किसी मुद्दे पे कोई सोच के ना हम, क्योंकि देखो मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं होती ना, मेरे पास कोई रिटर्न मटेरियल है ना, मैं कहीं देख के कुछ बोल पा रहा हूँ। मैं तो मन में जो आई जा रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। और मन की बात ही सच्ची बात होती है। तो आप लोग सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक भी करो, शेयर भी करो। अगर आप लोग मेरा सहयोग करोगे तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा और मुझे और भी बहुत सारी बातें बताने का मन करेगा, जो अक्सर मेरे वीडियोस, मैंने पहली वीडियो बनाई थी अपने नीड जस्टिस के नाम से, जब यहाँ पंजाब में मेरी 2 जॉब जो है वो एग्ज़ाम क्लियर हो रखे हैं, बट पे तो किसी एक पॉलिसी है पंजाब में जिसके चलते मुझे जॉइनिंग लेटर्स नहीं मिल रहा है। चलो वो एक अलग फ़ाइट है, चलती रहेगी। लेकिन बात यह है कि अपनी जब हम बताएंगे, और जो मेरी तरह जो विकलांग हैं, चाहे वो फ़ौज से हैं, चाहे वो आम समाज से हैं, मेरा मैसेज ये है कि हिम्मत ना हारें। हिम्मत हार के कुछ नहीं मिलने वाला, और ज़िंदगी मौत उस ऊपर वाले के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। और हमारा इज्जत जिल्लत भी उसके हाथ में, हमारी रोजी रोटी सब उसके हाथ में है। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश हमें इस कदर, इस मतलब जुनून के साथ करनी चाहिए कि ऊपर वाला, फिर वही बात आ जाती है ना, बता तेरी रजा क्या है, वो वाली बात आ जाती है कि ऊपर वाला खुद बोलेगा कि हाँ, तू इतनी मेहनत कर रहा है तो मुझे तो तेरे साथ होना पड़ेगा।